Hello friends, good morning. Now we will start digital pulse modulation. डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में यहाँ पे हमारे पास पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन और अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, तीन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन PCM। तो इसमें पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन का जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो सर्किट है, जो हमें जो ये फिगर में दिखाया गया है, एक तो सैम्पलर की ज़रूरत पड़ती है, एक क्वांटाइज़र की, एक एनकोडर की। तो पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में यानी हमें क्या करना है, हम सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं इसमें पल्स कोडेड में। तो एनालॉग सिग्नल है हमारे पास, उसे हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे सैम्पलर से। सैम्पलिंग जो होगी, जो कंटिन्यूस वेव सिग्नल है उसकी सैम्पलिंग करके हम उसे पल्स ट्रेन में चेंज करेंगे कैरियर सिग्नल को। तो पल्स ट्रेन में चेंज करने के लिए जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ। उसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके डबल से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, जिससे कि ईजिली रिकवर हो सके सिग्नल। इसके बाद जो सैम्पलिंग हो जाएगी और जो कैरियर की सैम्पलिंग हो जाएगी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, उसके बाद क्या होगा कि हम क्वांटाइज़र से इसे क्वांटाइजेशन करेंगे। क्वांटाइजेशन में क्या होता है, हम जो सिग्नल है, जो ये पल्स बन गई हैं, पल्स ट्रेन हो गई हैं, अब इस पर इनको एक पल्स ट्रेन में तो एम्पलीट्यूड काफ़ी सारे एम्पलीट्यूड हैं और इन एम्पलीट्यूड को एनकोड करने के लिए हमें काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि जो लेवल है हमारा -B से प्लस पॉजिटिव B तक है, तो इसमें जो इस लेवल को जो रेंज है जो वोल्टेज की, उसको हम M लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो M लेवल से डिवाइड करने का काम है वो क्वांटाइजर करता है। तो जैसे कि अगर हम लें -3.5 से +3.5 तक अगर हम देखें, ये लें अगर हम ये यहाँ पे अगर इनकी रेंज है सिग्नल की, और स्टेप साइज अगर 1 वोल्ट ले, तो यहाँ पर क्वांटाइजर क्या करेगा, -3.5 वोल्ट, -2.5 वोल्ट, -1.5 वोल्ट, -0.5 वोल्ट, +0.5 वोल्ट, 1 + 5 वोल्ट, 2 + 2.5 वोल्ट और 3.5 वोल्ट, इनमें कन्वर्ट कर देगा सब सिग्नल्स को। यानी जिसके भी नज़दीक होगा वो सिग्नल, उसको वो इनमें कन्वर्ट कर देगा इसके नज़दीक। यानी कि ये इसने 8 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया इसको, सारे सिग्नल को 8 स्टेप में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो एनकोडर है वो इसे एनकोड करता है। एनकोड क्या करता है कि इनको नंबर देता है। जैसे कि हमने जो ये -3.5 से 3.5 तक दिए थे, तो 0 1 ऐसे -3.5 से स्टार्ट करेंगे, 0 देगा और 1 2 3 4 5 6 7 तक ये नंबर दे दिए। और उन्हें नंबर देने के बाद उनको एक आइडेंटिफिएबल कोड और देता है, जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है इनको। जैसे 0 का 000 हो जाएगा, 1 का 011 001 002, क्योंकि यहाँ से यहाँ 8 है, 8 लेवल्स हैं यहाँ पे। 8 लेवल्स को चेंज करने के लिए हमें 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि जैसे 0 से 3 के लिए तो हमें केवल 2 बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास 4 नंबर है और तो 0 से 3 तक हो गए, तो वो 2 बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी, 0 0 0 1 0 1 0 और 1 1। लेकिन अगर 0 से 7 है यानी 8 लेवल हैं, तो हमें 3 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 0 से 15 है यानी 16 लेवल हैं, तो 4 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी से हम जो फॉर्मूला बन जाता है m = 2n, यानी m लेवल से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें n बाइनरी डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने ये पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो डिजिटल सिग्नल जो है, वो डिजिटल सिग्नल तब तक रहेगा जब तक वो रिसीविंग एंड पे पहुंच जाएगा, तब तक वो डिजिटल ही रहेगा। रिसीविंग एंड पे पहुंचने के बाद वो मीडियम, यहाँ रिक्वांटाइज़र है, वो इसे क्वांटाइजेशन जो हमने किए थे उनको वापस वो सिग्नल्स में कंटिन्यूस वेव सिग्नल में करना चालू कर देते हैं। कंटिन्यूस वेव सिग्नल में चेंज कर देता है। जो डिकोडर है वो सिग्नल को डिकोड कर लेता है, और लो पास फिल्टर से जब अपन में से वो करते हैं तो हमारे पास हमें ओरिजिनल सिग्नल हमें मिल जाता है। तो हमें सैम्पलर हमने देख लिया, क्वांटाइज़र हमने समझ ही लिया। अब इसमें एक चीज़ ये देखो कि जो PCM में जो स्टेप साइज़ है, स्टेप साइज़ हम जितना छोटा रखेंगे सिग्नल उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा। यानी सिग्नल हमें
उतना ही ज़्यादा स्मूथली रिकवर हो जाएगा। तो स्टेप साइज़ हमें छोटा रखना चाहिए पीसीएम में। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये सैम्पलिंग कर रहे हैं तो स्लोप है, जो ओरिजिनल सिग्नल का स्लोप है वो जो स्टेप है उस स्टेप के स्लोप के इक्वलेंट होना चाहिए। दोनों का जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए, तब सिग्नल अच्छे थोड़ा स्मूथर होगा। इसके बाद हम चलते हैं पीसीएम देख लिया, और देखते हैं इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। तो इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, तो पहले तो ओवरलोड है। ओवरलोड, ये सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। तो इसमें दो तरह के ओवरलोड होते हैं, एक तो सिग्नल ओवरलोड और एक स्टेप ओवरलोड। सिग्नल ओवरलोड में तो जब सिग्नल है वो एब्रप्टली चेंज होता है तो सिग्नल ओवरलोड होता है, यानी जब एब्रप्टली चेंज हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि सिग्नल है यहाँ से ये इस तरह से चलता हुआ एकदम ये एब्रप्टली डाउन हो गया है, तो इसको सिग्नल ओवरलोड हो गया, क्योंकि इसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे ये चल रहा है तो ये फॉलो नहीं कर पाएगा, तो ये ओवरलोड हो गया। इस कंडीशन में इसकी हमें एरर मिलेगी सिग्नल में। दूसरा स्टेप ओवरलोड है। स्टेप ओवरलोड में जब सिग्नल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि वो ट्रांजिएंट नेचर के होते हैं। ये जो पीसीएम में जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है ट्रांजिएंट नेचर का है, तो इसमें भी चेंज होता जाएगा, वो चेंज होगा, तो इसमें भी स्टेप ओवरलोड हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन के एक तो टेपरिंग करते हैं हम, यानी स्टेप साइज़ की टेपरिंग करते हैं। यानी जहाँ पे हमें कम स्टेप साइज़ है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, वहाँ पे तो स्टेप्स को नज़दीक रखते हैं, क्लोज में रखते हैं। और जब मतलब वहाँ सैम्पल जहाँ पे पल्स जो स्टेप वहाँ पे हम सैम्पलिंग पास में करते हैं, और जहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टेप साइज़ छोटा रखते हैं, जहाँ पे टेपरिंग, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे स्टेप साइज़ को हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इससे क्या है कि सिग्नल जो सिग्नल को हमारे को जो अपना जो डिमोडुलेटर है वो जो हम स्टेप साइज़ में चेंज कर रहे हैं, तो जो टेपरिंग में क्या कर रहे हैं, स्टेप साइज़ को स्मॉल कर रहे हैं जहाँ पे सिग्नल एम्पलीट्यूड कम है। तो जो इसमें इस स्टेप साइज़ को रिड्यूस कर देंगे, तो स्टेप साइज़ को जब रिड्यूस करेंगे तो अपना हमारे सिग्नल को जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर पाएंगे। और जो अगर हम जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे हम सिग्नल स्टेप साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे तो वो सिग्नल को फॉलो कर पाएगा। अब दूसरी जो सॉल्यूशन है वो है कंपेंडिंग में क्या करते हैं, ट्रांसमीटर पे से तो हम कंप्रेशन कर देते हैं और रिसीवर पे एक्सपेंड कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जिन फ्रीक्वेंसी पर हायर एम्पलीट्यूड है उनको तो हम कंप्रेस कर रहे हैं ट्रांसमीटर पे, और जो रिसीवर पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये एम्पलीट्यूड को हम लगभग सेम कर देते हैं, यानी एम्पलीट्यूड जहाँ पे कम है और जो हायर एम्पलीट्यूड है उनको कंप्रेस करके कब समान पे ला देते हैं एक लेवल पे। तो कंपाउंडिंग के लिए कुछ लॉज यूज़ किए जाते हैं, एक तो म्यू लॉ है, एक ए लॉ है। तो म्यू लॉ है वो है V2 ये आउटपुट वोल्टेज हो गया log 1 प्लस म्यू V1 log 1 प्लस म्यू। यहाँ पे V1 इनपुट वोल्टेज है, V2 आउटपुट वोल्टेज है। म्यू है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, वो डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ फंक्शन है, वो 255 इसकी वैल्यू रखते हैं। और इसके जो रेसिप्रोकल्स ऑफ स्लोप है वो कंप्रेशन कर्व का वो क्वांटम स्टेप डिफाइन कर रहा है, वो dV1 dV2 log प्लस म्यू हो गया 1 प्लस म्यू V1 हो गया। तो यहाँ पे जो म्यू लो है वो लो इनपुट लेवल है, तब तो लीनियर होता है, और यानी कि म्यू V1 की वैल्यू है लेस देन 1 है तो, और लॉगरिथम होता है यानी हाई इनपुट लेवल से, यानी म्यू V1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो म्यू लॉ है वो जापान और यूएसए में फॉलो किया जाता है। कंपाउंडिंग के लिए जो म्यू लॉ अपन यूज़ कर रहे हैं वो जापान और यूएसए में फॉलो हो जाता है। अब जो ए लॉ है वो क्या है, B2 इक्वल टू ए B1 1 प्लस लॉग ए, ये B1 की वैल्यू जब 1 से 0 के बीच में है, और 1 प्लस लॉग ए B1 1 प्लस लॉग ए जब B1 की वैल्यू है वो 1 से 1 के बीच में है। इसका जो स्लोप है वो स्टेप साइज दे रहा है, तो स्लोप जो क्या होगा dV1 dV2 1 प्लस लॉग ए बाई ए, यानी V1 की वैल्यू 1 से ए 0 तक है, 1 प्लस लॉग ए B1 जब B1 की वैल्यू 1 से 1 के बीच में है। ये ए है वो कंप्रेशन कोफिशिएंट है 87.6 है ये,
ये जो ये ये लॉ है वो जापान, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। ये तो इंडिया ने ज़्यादातर जो अपने जो स्टैंडर्ड लिए हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ से लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ काफ़ी साल तक राज किया है, और अंग्रेज़ों की देन है कि ज़्यादातर हमारे जो स्टैंडर्ड हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ या इंग्लैंड से हमने लिए हैं। जैसे कि बिजली, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, वो इंग्लैंड में यूज़ की जाती है। वोल्ट 220 वोल्ट है, वो भी वहीं यूज़ किया जाता है, जबकि अमेरिका में तो 110 है, 110 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो हमने ये जो ए लॉ है वो इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज से इसी तरह याद रख सकते हैं। इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ए लॉ याद यूज़ हो रहा है, और जो म्यू लॉ है वो जापान और यूएसए में यूज़ हो रहा है। यानी यूएसए ने जापान पे, जब से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए की आर्मी वहाँ रहती है जापान में, इसलिए जापान ज़्यादातर यूएसए वाले स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और इंडिया है वो यूरोपियन कंट्रीज़ वाले स्टैंडर्ड फॉलो करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये B1 है, ये B2 है, तो म्यू की इजकल टू 0, यहाँ पे ये म्यू लॉ का ये फिगर दे सकता है वो दो, और पूछ सकता है इसमें से म्यू लॉ का कौन सा है। तो म्यू इजकल टू 254 और ए इजकल टू 100 तक ये आगे दिखाया गया है। तो इसमें ये जो एकदम साफ चेंज है इसमें ए इजकल टू 100, तो ये इससे डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, और हम इसे टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इंटर सिंपल इंटरफियरेंस भी होता है इसमें PCM में। इंटर सिंबल इंटरफियरेंस क्या होता है, यानी कि जब हमें कोई इस तरह की 1001 अगर हमें ट्रांसमिट करना है, जब दो जीरो एक साथ आ जाएं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, इस तरह से चलेगा जिसमें। तो यहाँ पे इसे हम देख सकते हैं कि जब दो जीरो एक साथ आ गई, तो इसका रेस्पॉन्स है कैपेसिटर का वो -B से +B होने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ बिट्स है वो किससे डिटरमाइन होती है, ये इस एरिया से डिटरमाइन होती है कि एरिया 2 इज़ ग्रेटर देन और एरिया 1 इज़ ग्रेटर देन। यदि एरिया 2 है, 1 ग्रेटर देन 2 है, तो 1 होगी डिजिट लास्ट डिजिट, और अगर एरिया 1 है वो 2 से स्मॉल है तो 0 होगी लास्ट डिजिट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिया 2 है वो प्रतीत, हमें लग रहा है कि वो एरिया 1 से ज़्यादा ग्रेटर देन है, तो इस कंडीशन में एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट डिजिट को 0 बताएगा, जबकि ये 1 एक्चुअल में 1 होनी चाहिए। इसलिए इंटर सिंबल इंटरफियरेंस से अगर हमें बचना है, तो इसके लिए जो बैंडविड्थ है उसको काफ़ी हाई रखते हैं, यानी 1.69 मेगाहर्ट्ज से ग्रेटर देन होनी चाहिए बैंडविड्थ, चैनल बैंडविड्थ है जो। ये इंटर सिंबल इंटरफियरेंस हो गया। अब हम देखते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा मॉड्यूलेशन में एक कंपैरेटर यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं, पल्स जनरेटर यूज़ करते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक इंटीग्रेटर। तो पल्स जनरेटर से एक पल्स जनरेट कर रहे हैं PIT, ये यहाँ मॉड्यूलेटर पे जा रही है। अब मॉड्यूलेटर का आउटपुट है वो जो इस पर एक इनपुट कंपैरेटर से भी आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। तो इस प्लस माइनस से जो वो प्लस माइनस डिपेंड कर रहा है कि जो यहाँ पे इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो कंपैरेटर पे लगा हुआ है, और एक अपना सिग्नल है, तो उसमें कौन सा ज़्यादा ग्रेटर देन हो उसके आधार पे ये प्लस माइनस होगा। उससे ये PIT मल्टीप्लाई हो जाएगा P, और ये हमें ट्रांसमीटर पे हम इसे ट्रांसमिट कर देंगे। और डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम पोलरिटी ट्रांसमिट करते हैं, जो सिग्नल की पोलरिटी है वो ट्रांसमिट करते हैं। इसमें डिमॉड्यूलेशन के लिए जो मीडियम से ले लेंगे हम, मैच्ड फिल्टर लगा देते हैं, फिर इंटीग्रेटर होता है, फिर लो पास फिल्टर होता है। तो PIT है वो इनपुट पल्स स्ट्रीम है, पल्स जनरेटर से फिक्स एम्पलीट्यूड की है, पॉजिटिव पोलरिटी की है ये। और मॉड्यूलेटर है वो इन पल्सों को रिसीव करता है, और डिफरेंस सिग्नल डेल्टा T भी मिल रहा है। तो मॉड्यूलेटर आउटपुट है वो इनपुट पल्स टर्न PIT मल्टीप्लाइड बाई ±1 डिपेंडिंग ऑन पोलरिटी ऑफ द डिफरेंस सिग्नल डेल्टा T। अब क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेटर कन्वर्ट पल्स टर्न इनटू स्टेयरकेस वेवफॉर्म। जो हमारा जो इंटीग्रेटर है ये पल्स ट्रेन को स्टेयरकेस वेवफॉर्म में चेंज कर रहा है, डेल्टा T MRT माइनस M'T। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन में मैं पहले बता चुका हूँ कि हम पोलरिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल की, जो सैम्पलिंग के टाइम पे डिटरमाइन हो जाती है। अब एम्पलीट्यूड डेल्टा, जो अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी जो स्टेप साइज वो फिक्स रहते हैं, इसलिए स्टेप साइज को चेंज करने के लिए हम अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, जिससे कि सिग्नल को
स्मूथली रिकवर किया जा सके। तो स्टेप साइज़ को वेरी करने के लिए हम अडेप्टिव डेटा मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अडेप्टिव डेटा मॉड्यूलेशन में क्या क्या सर्किटरी एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं वो हम देखें। पहला तो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, दूसरा आरसी नेटवर्क और तीसरा स्क्वायरर, तो यहाँ दिखाया गया है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो हमने वहाँ भी यूज़ किया था डेल्टा मॉड्यूलेशन में, मॉड्यूलेटर भी यूज़ किया था और ये इंटीग्रेटर भी यूज़ किया था। यहाँ पे 3 सर्किट एक्स्ट्रा होगा, एक तो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, एक स्क्वायरर और ये आरसी नेटवर्क। तो जो यहाँ पे अब हम देखें तो पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस सी है। ये जो स्क्वायरर क्या कर रहा है कि वो ये इंश्योर कर रहा है कि गेन कंट्रोल जो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर पे है वो जो पॉजिटिव वोल्टेज ही अप्लाई हो, यानी वोल्टेज वेरिएबल गेन एम्पलीफायर पॉजिटिव वोल्टेज जाए आरसी नेटवर्क से, तो स्क्वायरर क्या करेगा, अगर नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। आरसी नेटवर्क है वो इंटीग्रेट करता है, सिग्नल को इंटीग्रेट कर देता है, यानी जो सिग्नल हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव में या केवल पॉजिटिव इस प्रकार उनको इंटीग्रेट करता है। और जो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर है वो उसका जो गेन है वो वोल्टेज अप्लाइड, इसके इनपुट गेन कंट्रोल टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उससे इसका गेन चेंज हो रहा है। तो इसकी फंक्शनिंग किस तरह से अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन की, उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर स्टेप साइज है वो कांस्टेंट है और चेंज नहीं हो रहा है, जैसे सिग्नल इस तरह से करीब, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स मिल रही हैं। तो आरसी नेटवर्क है वो उनको इंटीग्रेट करेगा। तो इंटीग्रेट करेगा तो नेट आउटपुट है वो 0 होगा, 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट होगा तो गेन कंट्रोल का गेन चेंज नहीं होगा और स्टेप साइज सेम रहेगा। लेकिन अगर एब्रप्टली चेंज होता जाता है सिग्नल, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो या तो ट्रेन होगी वो पॉजिटिव पल्सेज होंगी या नेगेटिव पल्सेज होगी। जो P0T आउटपुट है ये जो हमें मॉड्यूलेटर से आउटपुट मिल रहा है, या तो पॉजिटिव पल्स होगी या नेगेटिव पल्स होगी। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होंगी, या तो इधर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमें, और इंटीग्रेशन होकर स्क्वायरर से जब वेरिएबल गेन एम्पलीफायर पे ये जाएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड का गेन मिलेगा, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड का गेन मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका स्टेप साइज चेंज हो जाएगा। जैसे अगर एब्रप्टली चेंज हो रहा है तो इसके कंडीशन में तो हमें पॉजिटिव वो मिलती जाएंगी, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हमें नेगेटिव इस तरह से मिलेंगी। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं मिल रही हैं, एक या तो जब ज़्यादा एब्रप्टली चेंज हो रहा है तो या तो पॉजिटिव भी मिलेंगी या नेगेटिव भी मिलेंगी। तो इस कंडीशन में वोल्टेज गेन है वो वोल्टेज वेरिएबल गेन एम्पलीफायर का वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टेप साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेप साइज इंक्रीज हो जाएगा तो जो हमारा जो सिग्नल है वो अच्छी तरह से रिकवर हो पाएगा स्मूथली। तो यही, इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। और यदि फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।